जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का शुरुआत करते हैं और शुरू से पढ़ेंगे झारखंड कैसे बिहार से बना, बिहार बंगाल से कैसे बना, ये पूरा इतिहास को समझेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे उत्पाद पुलिस दे, तो यहाँ से पक्का अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अगर झारखंड का निर्माण बिहार से हुआ है या बंगाल से फिर बिहार का निर्माण हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, आप सब कुछ अच्छे से देखते हुए चलिएगा। कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा। बस अच्छे से देखिएगा, कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा साथ साथ में। ऐसा फील होना चाहिए कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सामने में बैठ के पढ़ रहे हैं। बस एक्सेप्ट कीजिएगा कि ये वाइट बोर्ड है और इस वो वाइट बोर्ड पर हम बिल्कुल लिख कर पढ़ाने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को लिखेंगे और कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह आपका काम देगा। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में टिकेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए झारखंड जब बना है तो बिहार से बना था, तो बिहार भी बना था बंगाल से, और बंगाल के पहले कुछ अंग्रेज़ों का आगमन जो हुआ था, इस क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों का आगमन हुआ है। तो थोड़ा कहानी हम पीछे से चलते हैं, ठीक है। पीछे से चलेंगे तो वो हिस्ट्री में भी काम करेगा और झारखंड के इतिहास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पीछे से चलेंगे, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले ना हम यहाँ पे बात करते हैं 1757 ईस्वी का। देखिए 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, आप सबको पता होगा कि एक प्लासी का लड़ाई हुआ था। प्लासी, ठीक है, प्लासी का क्या युद्ध हुआ था, ठीक है। ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि एक बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, बंगाल का जो उस समय शासक हुआ करता था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ये बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक था। और इधर एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है, लड़ाई होता है प्लासी के मैदान में, ठीक है। और यहाँ पर बोला जाता है कि सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। एक्चुअली में बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध में अगर कोई देखा जाए तो हुआ ही नहीं, प्लासी का कोई भी लड़ाई हुआ नहीं है। ये ऐसा ही बोला जाता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव 200-250 सैनिक लेकर पहुँचा था प्लासी के मैदान में, तब तक यहाँ पर सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफ़र जो आया था, वो मीर जाफ़र यहाँ पे 13,000 सैनिक लेकर पहुँच गया। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब देखा रॉबर्ट क्लाइव कि ये तो 13,000 लोग सैनिक है और हमारे पास तो 250 सैनिक है, तो भाई ये सब तो कुचल देगा, एक एक ईंट भी मारेगा तो हम लोग तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है ये सिराजुद्दौला की तरफ से जो आसानी से बिक सकता है, जिसको हम आसानी से खरीद सकते हैं। तो पता चला कि इसमें जो सेना नेतृत्व करने वाला होता है, मतलब सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र, ठीक है। कौन? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र जो है वो बिक जाता है रॉबर्ट क्लाइव के सामने, ये बिक जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के मात्र 250 सेना थे, कितना? 250 सेना। और 250 सेना के सामने इसका 13,000 से प्लस सैनिक, 13,000 प्लस सैनिक इसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो बोला जाता है कि प्लासी के मैदान में कुछ भी लड़ाई नहीं हुआ था, बस सिंपल सा सिराजुद्दौला के सामने 13,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया आपका रॉबर्ट क्लाइव के सामने, ठीक है। इस तरह से जो है सिराजुद्दौला हारा था। ऐसे देखा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव लालच दिया था मीर जाफ़र को कि अगर हम शासक, मतलब हम जीत जाते हैं लड़ाई को, तो आसानी से आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, टेंशन नहीं लेने का है यहाँ। तो आप बंगाल का नवाब बन जाएंगे, सेना प्रमुख रख के क्या करेंगे आप। तो ये बात जब सुनता है मीर जाफ़र, तो इसी के पीछे में मीरन, इसी का बेटा रहता है मीरन, ठीक है, मीरन। तो ये मीरन जो है ना, ये क्या करता है मीरन, मतलब ये बात अंग्रेज का सुनता है कि रॉबर्ट क्लाइव कह रहा लोग कि हमारे बाप जो है वो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाएंगे सेना प्रमुख से। तो ये बहुत खुश होता है। और ये जो होता है सिराजुद्दौला को बोला जाता है राजमहल जो झारखंड में पड़ता है, साहेबगंज एरिया में, साहेबगंज। तो ये राजमहल साहेबगंज एरिया में आकर के इसकी हत्या कर देता है।
जब सिराजुद्दौला भाग रहा होता है तो बस अपने जान को बचाने के लिए तो बोला जाता है कि मीरन जो है राजमहल के क्षेत्रों में इसको मार देता है। तो राजमहल क्षेत्र में बोला जाता है इसकी मृत्यु होता है। तो कुछ यहाँ थोड़ा सा रिलेट करता है मेरा जो झारखंड का एरिया है वो, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात किए थोड़ा सा किसका, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध में ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप भारत में हो जाता है। एक प्रकार से अंग्रेज जो है भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत में एक प्रकार से अपना वर्चस्व बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर देखा जाए तो ये बहुत पावरफुल लीड करता है अंग्रेज़ों को, और यहीं से ये पता चल जाता है कि अब अंग्रेज़ जो है आगे अपना कदम बहुत मजबूती से रखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में थोड़ा सा धोखाधड़ी के कारण ये हो गया। इसके बाद हुआ क्या कि 1757 ईस्वी के बाद और 1760 ईस्वी तक बंगाल का शासक कौन बन गया, तो मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। अब मीर जाफर जब शासक बना ना तो इसको लगा था कि अंग्रेज लोग तो बड़ी लालच दिया है, सब कुछ हम ही को देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बेचारा 24 परगना की दीवानी भी अंग्रेज़ों को दिया। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि अंग्रेज लोग जितना मांगता था मीर जाफर से सब मीर जाफर पूरा करवाता था, लेकिन ये बेचारा थक गया था। बाद में पैसा देते देते थक गया था अंग्रेज़ों को, और मांग को पूरा करते करते थक गया था। तो ये जो है ना टकसाल मशीनें दे दिया था, लो जितना छापना है छाप लेना तुम लोग को ज़रूरत का चीज़ का। ठीक है, ऐसा स्थिति इसके पास हो गया था। बाद में ये डचों के साथ मिलकर अपना प्लान किया कि अब अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहिए, हमको अंग्रेज़ों के साथ नहीं रहना है, अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना है, ऐसा ये सोचा मीर जाफर। लेकिन क्या हुआ ना कि ये बात अंग्रेज़ों को पता चल गया, तो अंग्रेज़ जो है इसको हटा दिए, मीर जाफर को फिर बंगाल के शासक से हटाकर, और फिर इसी का दामाद होता है जो 1760 ईस्वी में बनता है और 1763 ईस्वी तक रहेगा, मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम जो है ना ये शासक बनता है। ये मतलब शासक बनाता है अंग्रेज ये सोच करके कि ये ठीक होगा, हमारे कहने के अनुसार ये चलेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही सुनेगा। लेकिन ये और एक कुरफात निकलता है। देखिए, हम पीछे का थोड़ा कहानी बता रहे हैं। हमको आना है इलाहाबाद की संधि पर। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा अलग होगा, और अलग होने के बाद वहीं से झारखंड निकलेगा। तो उसके पहले का थोड़ा सीनियोरी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा सीन बता रहे हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल सके। ठीक है, तो 1760 ईस्वी 1763 ईस्वी तक मीर कासिम जो है वो बंगाल का शासक रहा। तो ये जब बंगाल का शासक जो बना था तो ये और एक कुरफाती निकल गया। अब अंग्रेजों को तो ये और नहीं सुनता था। सबसे पहले जो मुर्शिदाबाद बंगाल का जो हुआ करता था राजधानी, उसको बदल कर ये क्या कर दिया, तो ये कर दिया मुंगेर। मुंगेर मतलब बिहार, झारखंड के आसपास में ही है मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर कर दिया, मतलब राजधानी पहले परिवर्तन कर दिया। और इसलिए परिवर्तन किया था कि ये भी चाहता था कि अंग्रेज़ों से देश का छुटकारा हो, बंगाल का क्षेत्र मुक्त हो जाए अंग्रेज़ों से, और उसके साथ लोहा लेकर अंग्रेज़ों को हटा दिया जाए। तो इसके लिए ये क्या किया कि सबसे पहले अंग्रेज़ों से अपने राजधानी को दूर कर लिया। तो दूर जब राजधानी कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ये प्लान करने लगा कि अब हम कैसे अंग्रेज़ों से मुक्ति पाएँ। तो ये भी बात अंग्रेज़ों को पता चल जाता है। अब जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चलता है तो बोलता है कि ये भी ठीक ना हो, तब एकरा हटाना पड़ेगा, अब कासिम बाबा के भी हटाना पड़ेगा। तो ये बात अंग्रेज़ों को जैसे पता चला तो इसको हटाने की बात किए, तब तक ये भाग गया। 1700 मतलब ये भागा, और 1763 ईस्वी में भाग कर पटना चल गया। ठीक है, पटना। अब पटना में ये पटना कांड कर दिया, पटना कांड कर दिया। ये पटना में 143-44 लोगों को, अंग्रेज लोगों को ये जिंदा जला दिया। पटना कांड के नाम से फेमस है वो। और जब ये जिंदा जला दिया तो अंग्रेज़ों को पता चला कि यार ये तो बड़ी गलत कर दिया, मतलब हम लोग की संख्या वैसे ही कम है, औरों को कम कर दिया ये। तो हुआ क्या कि ये पटना कांड करके और ये फिर भाग गया। और ये भागा कहाँ वो हम बताते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भागा अच्छे से देखेंगे तो ये भाग करके और पटना से कहाँ चला गया, तो अवध के क्षेत्र में चला गया। ठीक है, अवध के क्षेत्र में चला गया। हम अभी बता रहे हैं कि वो अवध का क्षेत्र किस लिए फेमस था। और आप लोग को पता है 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सेना कहाँ से थी, तो सबसे ज़्यादा सेना जो है वो अवध के एरिया से थी, जहाँ से अवध से आता था सबसे ज़्यादा सेना। ठीक है,
तो वही अवध ये भाग करके गया था, ये वही अवध भाग करके गया था। तो देखिए हम वही थोड़ा सा बैक चल रहे हैं, थोड़ा देखिएगा और थोड़ा साथ दीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट केवल समझिएगा। हम आना कहाँ चाह रहे हैं वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या किया, भारत का मैप अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको ये मैप हम एक बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम अवध को और बंगाल की स्थिति को, मुगल की स्थिति को दिखाने के लिए ये बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैप है, ठीक है, अगर ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हमारा ये प्यारा भारत है, ठीक है, ये प्यारा भारत है, बस केवल पोलियो मारा जैसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा मोटा तगड़ा मोटा लगना चाहिए, जिससे थोड़ा पाकिस्तान से ले लेंगे, इधर बांग्लादेश से ले लेंगे, इधर नेपाल से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा नहीं लगना चाहिए। तो देखिए ये मान लेते हैं कि भारत है, तो इस एरिया में आप देखेंगे तो अवध था, यहाँ पे अवध, ठीक है, ये अवध वाला एरिया था, ये दिल्ली था, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली यहाँ पर था, मतलब मुगल था, मुगल ये था। अब यहाँ मुगल बैठती थी, ये अवध का शासन था, और ये जो बड़ा सा एरिया जिसमें बांग्लादेश भी आता था, ये था बंगाल। तो यहाँ का जो शासक था ना, जो बंगाल का जो शासक हुआ करता था मीर कासिम, ये 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पटना कांड करके और चला गया अवध के पास चला गया, ठीक है। कौन? मीर कासिम कहाँ चला गया? अवध के पास। तो ये अवध के पास जैसे पहुंचा, इसको से पहले से पता था कि दिल्ली का मुगल शासक भी यहाँ आकर के बैठा हुआ था, कि शाह आलम जो है वो द्वितीय यहाँ आकर बैठा हुआ था। तो शाह आलम जो है वो द्वितीय अवध के पास आकर बैठा हुआ था, शाह आलम द्वितीय अवध के पास आकर बैठा हुआ था, और ये दुख रो रहा था पूरी तरीक़ा से कि हमारा स्थिति खराब हो गया है, अंग्रेजवन सब कुछ छीन रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये अवध वाला के पास सुना रहा था, ठीक है। और इधर से मार काट करके पहुंचा था कौन? तो इधर से मार काट के बंगाल के तरफ से मीर कासिम पहुंचा। अब बोला भाई हम तो आए हैं यहाँ पे कांड करके। तो ये यहाँ अवध का शासक शुजा-उद-दौला था। शुजा-उद-दौला पूछा कि तुम क्या करके आए हो? तो ये बोला हम पटना कांड करके आए हैं, बड़ी सारा 143-45 आदमी तो हम जिंदा जला कर आए हैं। तो अवध वाला बोला बहुत अच्छा तो बहुत कांड अच्छा कर दिया। तो यहाँ पर अवध आ गया। तो दिल्ली जो है मुगल बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत शक्तिशाली था। अवध अपने आप में शक्तिशाली था। बंगाल का भी एक नवाब एक प्रकार के रहा था, अब इसको भले हटा दिया, लेकिन ये 1763 तक रहा था। तो ये शक्तिशाली जो शासकों ने एक प्लान किया कि अंग्रेजों के साथ हम क्यों न मिल करके लड़े, और अगर मिल करके लड़ते हैं तो सबको भगा ही देंगे यहाँ से। तो हुआ क्या कि ये तीनों ने मिल करके यहाँ पर एक प्लान किया 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में कौन सा लड़ाई? तो बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध जो है ये तीनों ने मिलकर लड़ने का सोचा, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और अब हम यहाँ बताते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है वो कैसे लड़ा गया और कौन जीता, फिर कैसे इलाहाबाद की संधि होगी, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा कैसे अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे। समझते चलिएगा, बस थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम लोग का इतना ऊर्जा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 12 बजे रात कर 1-2 बजे रात को खड़ा होकर के वीडियो बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग का प्यार है। तो देखिए, तो ये जो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध की स्थिति देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बक्सर में 3 शासक एक साथ आए भारतीय। कौन कौन से थे? तो देखिए एक अवध का शासक, ठीक है, अवध का शासक कौन था? तो शुजा-उद-दौला, ठीक है, ये शुजा-उद-दौला था। उसके बाद मुगल शासक ये था शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय था। और उसके बाद एक था बंगाल का अपदस्थ शासक, ठीक है, बंगाल का अपदस्थ शासक,
जिसको हटा दिया गया था अब अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि पटना कांड कर दिया था, अंग्रेज को मार दिया था। ठीक है, ये मीर कासिम, मीर कासिम, तो ये मीर कासिम था। ये तीनों मिल करके अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का प्लान किए। ये तीनों ने मिल करके लड़ाई लड़ा, ये प्लासी का, ये बक्सर का लड़ाई। अब बक्सर का लड़ाई जो है लड़ा तो गया तीनों मिलकर, लेकिन हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से, अंग्रेज के तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो इसने क्या किया कि हेक्टर मुनरो ने ये तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। हेक्टर मुनरो ने ये तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि बताइए, तीन महान शक्ति अवध, मुगल, बंगाल, ये तीनों मिलकर जब लड़ी तो उसके बाद भी हेक्टर मुनरो से ये तीनों हार गया। तो ऐसा भारतीयों को मन में लगने लगा कि अब अंग्रेज को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि अंग्रेज सर्वशक्तिमान है, उसी के पास सब कुछ पावर है, ओकरा साथ कोई नहीं उलझ पाएगा। क्योंकि भाई तीन बड़ी बड़ी शक्तियाँ जब हार गई तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे अंग्रेज को। अब ये मानसिकता बैठा लिया भारतीय लोग ने। अब समझ सकते हैं उसके उस समय 22 करोड़ आबादी था, 22 करोड़ मेरे पास आबादी था भारत का। और मात्र अंग्रेज अगर देखा जाए ना तो पहला रॉबर्ट क्लाइव से लॉर्ड माउंटबेटन तक, अब इतिहास के पन्नों को पढ़िए तो उसमें मात्र 52,000 अंग्रेज लोग आया था, 52,000 अंग्रेज लोग मात्र आया है। और ये 22 करोड़ आबादी भारत में थी उस समय, और ये 52,000 लोगों ने 22 करोड़ आबादी पर 200 सालों तक शासन किया। अब सोचिए किस मानसिकता के साथ किया है। एक बार दिमाग में ठान लिया कि अब जीत नहीं पाएंगे इस सबसे, उसके बाद 200 सालों तक गुलामी की है उसके। ठीक है, ये सोचिए, केवल इसलिए कि प्लासी के बक्सर के युद्ध में मतलब महान तीन शासक एक साथ हार गए थे, किससे, हेक्टर मुनरो से, और अंग्रेज यहाँ जीत गए थे। तो लोगों को लग गया था कि अब अंग्रेज को हराने वाला कोई शक्ति पैदा नहीं ले पाएगा, ऐसा कंडीशन हो गया। तो ये मानसिकता से हार था भारतीयों का, जो 200 सालों तक भारतीयों को गुलाम रखा। इसीलिए कभी भी ना मानसिकता इतना कमज़ोर मत कर लीजिए कि जिससे लगेगा कि ये काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि ये काम नहीं कर पाएंगे या ये काम बहुत भारी है तो ज़िंदगी भर वो भारी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो अभी तक हम झारखंड पर नहीं आए, लेकिन अब आ रहे हैं। तो देखिए, ये प्लासी का यहाँ पे बक्सर का युद्ध हो गया। अब बक्सर के युद्ध के बाद अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर अंग्रेज लोग जीत गया था। तो अंग्रेज लोग जीतने के बाद ना एक संधि करता था, अंग्रेज लोग जीतने के बाद एक संधि करता था। मतलब संधि इसलिए कि अगली बार से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने गलती किया, मेरी क्षति हुई है, क्षतिपूर्ति दो, ऐसा। ठीक है, तो आगे जा कर के ना ये अंग्रेज लोग बोले कि देखो लड़ाई तो तुम लोग किया है, हम तो कुछ नहीं किए थे भाई, इतना लड़ाई में मेरा बड़ी नुकसान हुआ है, तुम लोग को क्षतिपूर्ति देना होगा। जबकि लड़ाई में दोनों तरफ क्षति होता है, लेकिन अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। तो यहाँ पर हुआ इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि जो है ना, उस संधि में ये डिसाइड हुआ कि 2 संधियां होगी यहाँ पे। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुआ, तो यहाँ पे 1765 में, 64 में लड़ाई खत्म हुआ, अब 65 में ये संधि हुआ। तो संधि 2 हुआ। देखिए 2 संधि हुआ। एक संधि हुआ था 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि हुआ, और एक संधि हुआ 16 अगस्त को, 16 अगस्त, और ये 1765 ईस्वी को दूसरी संधि हुई। ठीक है, ये संधि जो हुआ था मुगल शासक के साथ, ये मुगल शासक के साथ हुआ। और ये संधि हुआ था अवध के साथ हुआ। अब बोलेंगे एक और था मीर कासिम, उसके साथ क्या हुआ, वो भाग गया था बेचारा। वो अगर पकड़ा जाता तो अंग्रेजों ने उसको कुछ देता, कहे कि वो बहुत सारा अंग्रेज को मार दिया था। आप समझ रहे, पूरा अंग्रेज 52,000 आया है इतिहास में हमारे यहाँ, और राज 200 साल तक किया था। उसमें से तो वो 150 आदमी को अकेले निपट दिया था, तो उसको छोड़ता नहीं, वो भाग गया था। ठीक है, नहीं तो उसके साथ संधि नहीं करता, उसको तो मारिए देता। ये सब बेचारे ने कुछ नहीं किया था, इसलिए अंग्रेज लोग इस सब के साथ संधि कर रहा है। बस खाली लड़ाई लड़ा था, जिसमें नुकसान हुआ था उसको देना था यहाँ। तो देखिए, ये मुगल के साथ हुआ। तो मुगल वाला को सबसे पहले कहा गया कि
कि आप क्या कीजिए कि 24 लाख का पेंशन लीजिए, वार्षिक पेंशन दिया गया, पेंशन और भेज दिया गया। कहा कि आप एकदम आराम से सन्यासी जीवन व्यतीत कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब शाह आलम द्वितीय को कहा गया कि आप एकदम आराम से ज़िंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सोए रहिए आराम से। और इसी को बोला गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप हमको दे दीजिए। अंग्रेज लोग बोला कि आप लड़ाई किए हैं, आप लोग उस्काए थे, इसीलिए हरजाना के तौर पर हम आपसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा लेते हैं, ये हमको दे दीजिए और आप इतना पेंशन लीजिए और जाके सो जाइए, कहीं पर जाके सो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा अब आ गया किसके अंदर में, 12 अगस्त की संधि के बाद ये आ गया भारतीय मतलब अंग्रेजों के कब्जे में। अब यही बिहार से झारखंड निकलेगा, तो वही हमको आना है, ठीक है। लेकिन इधर का संधि भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अवध का शासक शुजा-उद-दौला था, तो शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुआ ना, उसमें कहा गया कि आप मेन रोल में आप ही थे, 50 लाख दीजिए, मतलब जुर्माना 50 लाख जो है जुर्माना इससे लिया गया। यहाँ पे 50 लाख इनसे लिया गया कि इसलिए कि बहुत नुकसान हुआ है, आप भी उसका आए हैं, लड़ाई में मेन रोल आप ही का था, तो भाई पैसा दीजिए। तो इतना सारा पैसा अंग्रेजों ने इनसे भी ले लिया। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अवध से हमको कोई मतलब नहीं है। 1857 में सबसे ज़्यादा यहीं से सैनिक थे, अवध से, ठीक है। तो ये एरिया से हमको मतलब है, तो इसी को देखते हैं बंगाल के बारे में। तो अब जब बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया, कब, तो मतलब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के बाद, तो भाई बंगाल, बिहार आया है, उड़ीसा आया है, तो इसी में झारखंड भी था, तो यहीं से झारखंड निकालेंगे हम, उसको थोड़ा देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। यहाँ पर किसी तरह का हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कत हो, मतलब बिल्कुल लिख कर सब कुछ पढ़ाते हुए चलेंगे। थोड़ा केवल कॉपरेट कीजिएगा, साथ दीजिएगा एक भाई को। बहुत मतलब क्या बोले, दिल बहुत कुछ कहता है बोलने के लिए, लेकिन बोलेंगे समय आने के बाद बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा साथ दीजिए मेरे भाई आप सब। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल और बिहार, अगर उड़ीसा इसमें आ गया तो कैसे स्थिति था। तो देखिए बंगाल जो है, यहाँ पे बंगाल आया, तो बंगाल वाला एरिया अगर देखेंगे ना, तो इसी में शामिल कौन था, बिहार इसी बंगाल वाला में शामिल था। अब बिहार में शामिल कौन कौन सा था, तो एक था आपका यहाँ पे उड़ीसा, एक था उड़ीसा जो बिहार में घुसा हुआ था, यही बिहार में शामिल था। और एक था झारखंड भी किस में घुसा हुआ था, तो ये बिहार में ही घुसा हुआ था। तो देखिए ये जब बंगाल बन गया, तो आप लोग को पता होगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का यहाँ पे सबसे पहले विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये बात अभी हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन बंगाल की स्थिति को देखना है थोड़ा सा। बिहार और उड़ीसा भी अलग हुआ है, तो इससे देखेंगे, क्योंकि बिहार का पहला विभाजन उड़ीसा हुआ है, फिर झारखंड दूसरा विभाजन हुआ है। तो देखिए जब बंगाल यहाँ पे बन गया, तो बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा था। अगर आपको हम एक छोटा सा एरिया में बताएं, तो देखिए बंगाल का कितना बड़ा एरिया था। ये जो अगर मान लेते हैं पूरा अगर देखेंगे, तो ये अगर बंगाल है पूरा, ये बंगाल है पूरा, तो इसमें किस तरह से सब शामिल था इस एरिया को, ये था बांग्लादेश, से ये बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। ये वाला हमारे यहाँ का बंगाल हो गया, बंगाल हो गया, ये हमारे यहाँ का। उसके बाद ये 3 टुकड़ा में था ऐसे, एक हो गया यहाँ पे ऊपर वाला बिहार, ये हो गया झारखंड, ठीक है, ये हो गया झारखंड, ये हो गया उड़ीसा, तो ये जो है यहाँ पर स्थिति बनता है, इस तरह का स्थिति है। और इतना बड़ा एरिया था ये बंगाल, तो यहाँ छोटा दिख रहा है लेकिन है बहुत बड़ा ये, ठीक है। तो इस तरह का एरिया बन रहा था, तो ये पूरा बंगाल कहलाता था। तो इतना बड़ा एरिया में शासन सत्ता को चलाना बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में शासन सत्ता ढंग से नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि एक साइड अगर आप शासन कर रहे, दूसरा साइड वायलेंस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे, तो बिहार में एक सामने व्यक्ति आए थे
जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब ये सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले 1912 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के पहले, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि बंगाल इतना बड़ा एरिया को शासन सत्ता को चलाना सही नहीं हो पाएगा, इजी से नहीं चलाया जा सकता है, आसानी से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और शासन करना मुश्किल हो जाएगा। सत्ता अच्छे से चलाने के लिए उसको विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ा में किया जाना चाहिए, जिससे सत्ता अच्छा से चलाया जा सकता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने 1912 ईस्वी में ये बात कहा कि इसको बंगाल से अलग कर दीजिए, बिहार को, बंगाल से बिहार को अलग कीजिए, और ऐसा ही अलग कीजिए कि इसमें उड़ीसा, झारखंड ये सब इसी में शामिल हो। इधर ये बंगाल कहलाएगा पूरा, और ये कहलाएगा पूरा मतलब बिहार, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल हो। ठीक है, तो बिहार को अलग कर दीजिए, किससे? ये बंगाल के क्षेत्र से। तो बात जब ये इनका आया तो ये बात चर्चे में आया। तो बाद में 1912 ईस्वी में, जिस समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, लॉर्ड जो हार्डिंग के समय में कौन आए थे अंग्रेज अधिकारी बताएंगे, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको रद्द किया था। दिल्ली राजधानी शिफ्ट भी हुआ था 1912 में, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुआ था। और इसी समय बंगाल से बिहार को 1912 ईस्वी में अलग करने की बात कही गई। और सबसे पहले 22 मार्च 1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को बिहार प्रांत बनाया गया। अब बिहार प्रांत बनाया गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसीलिए बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाता है, 22 मार्च को मनाता है। अब बोलिएगा काहे पढ़ा रहे बिहार? अरे भाई, बिहारे से टूट कर बना है तो काहे नहीं पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, और उसके बाद जो है स्थापना हो गया, 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन रियल स्थापना कब हुआ बिहार का? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को स्थापना हुआ। स्थापना अगर पूछे तो कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना हुआ, बंगाल से अलग करके। और अगर ये पूछे कि प्रांत कब बना था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बना था। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब यहाँ समझिए, इसको हम अब हटा देते, क्योंकि ये बंगाल से हट करके अब ये रह गया, अब जो है ये रह गया बिहार। मतलब यहाँ बड़ा में बना दे तो ऐसे देखिए, ऐसे रह गया बिहार। सबसे पहले ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, ये वाला एरिया हो गया झारखंड, ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, और ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया आपका उड़ीसा। तो ये मतलब एरिया पूरा बिहार कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? बिहार कहलाने लगा। तो थोड़ा दिन हुआ, थोड़े समय बीता, उसके बाद उड़ीसा वाले लोगों ने कहा कि भाई हमरा कोई काम होता है, कोर्ट जाना रहता है। मान लेते हैं कि कोई नीचे में एकदम जिला है उड़ीसा का, और उसमें कोई कोर्ट का मामला हो, बिहार का पटना जाना हो हाई कोर्ट, तो पता चलता है जाते जाते बेचारा का 4 दिन लग जाएगा। जिस तरह का स्थिति है उस तरह 4 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर राजधानी कनेक्टिविटी बहुत दूरी पर हो गया था। शासन सत्ता का देखिए यहाँ पर भी एक प्रकार से चलाना मुश्किल होता। बिहार की राजधानी का पटना और उड़ीसा, मतलब पूरा झारखंड को लांघ करके नीचे जाना, मतलब उड़ीसा तक, ये संभव थोड़ा सा नहीं लगता है। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह का चीज़ें जो होगी वो प्रशासन को ढंग से चला नहीं पाएगी। तो बिहार से अलग मांग जो है उड़ीसा को किया गया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिस्टेंस के आधार पर, यह भी बताया गया कि भाई आपकी जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। बिहारी लोग कहाँ भोजपुरिया बोलते हैं, हम उड़ीसी बोलते हैं। बिहार लोग कहाँ मैदानी क्षेत्र में रहता है, हम लोग यहाँ भाई मतलब पूरा जंगल में रहते हैं। यहाँ पर कहाँ पे ज़्यादा जो है जनजाति नहीं है बिहार में, यहाँ पर जनजातियों का एरिया है पूरा। यहाँ पर लोग का खान पान अलग है, यहाँ के लोग का खान पान अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है। हमारे यहाँ का जो है सारा कुछ जो देखा जाए कला संस्कृति अलग है, आपकी कला संस्कृति अलग है। तो हम किस आधार पर आपके साथ रहेंगे? बिहार के साथ हम नहीं रहेंगे। हमारी कला संस्कृति, हमारी रहन सहन, हमारी खान पान, हमारी इकोनॉमी, हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारा नदी झरना तालाब सब बिल्कुल अलग है बिहार से।
सब कुछ जब अलग है तो हम बिहार के साथ क्यों रहेंगे, हमें अलग राज्य की मांग, मतलब अलग राज्य दिया जाना चाहिए। अलग राज्य की मांग यहाँ पे उड़ीसा के द्वारा की जाने लगी। तो उड़ीसा के द्वारा जब ये मांग किया जाने लगा ना, तो बाद में जब देखा जाए तो 1912 ईस्वी के बाद एक दिन आया ऐसा, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जब देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा मांग हुआ, तो उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। अब देखिए, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 ईस्वी में, तो ये हिस्सा जो है, ये कट गया, ये हिस्सा जो है वो कट गया। अब देखिए, यहीं तक हिस्सा रहा, अब यहाँ तक कहलाने लगा बिहार। अब ये हिस्सा जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये कट गया, अब इतना दूर तक बचा बिहार। तो भाई इतना दूर तक बिहार बचा, तो झारखंड वाला लोगों के मन में लगने लगा कि जब उड़ीसा मांग करके अलग ले सकता है, कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, रहन सहन हमारा अलग है, मतलब प्राकृतिक संपदा हमारे यहाँ भरल है, उसके यहाँ बिहार में कुछ नहीं है, तो भाई हम क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि हमारी कला संस्कृति, हमारी रहन सहन, हमारी खान पान, हमारा सारा कुछ भी उड़ीसा जैसा है, लेकिन बिहार जैसा तो नहीं है। अरे गलती क्या, शुरू में अगर ये बिहार जो है यहीं से काट करके उड़ीसा के साथ मिला देता झारखंड को, तो उड़ीसा जैसा इसका सब कुछ मिलता है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, ये भी ट्राइबल एरिया है, जंगल है, खनिज संपदा सब मिल जाता, झारखंड उड़ीसा में मिलता, लेकिन बिहार के साथ मैच नहीं करता है। तो ऐसा जगह से इसको काट दिया जिस जगह पे आधा जनजाति भाई लोग अलग और आधा जनजाति लोग भाई लोग को अपने यहाँ रख लिया। तो ये जो काटा ना, तो झारखंडियों को लग गया कि जब उड़ीसा अपना मांग करके अलग राज्य बना सकता है, कला संस्कृति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, जनसंख्या मतलब वनों का क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब इस तरह से बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो हम भी अब मांग करते हैं कि झारखंड जो है वो अलग राज्य दिया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपसे हमारा कुछ भी मैच नहीं करता है, हम भी अलग राज्य रहेंगे। ऐसा मांग जो है यहाँ पर भी उठा। प्रबल रूप से जो है झारखंड पार्टी इस मांग को उठाई थी, खास करके जब 1952 ईस्वी में वो मुख्य विपक्षी रूप में बिहार में आई थी, विधानसभा में भी इसका मांग की थी। बाद में हालांकि कांग्रेस में मिल जाता है 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर होता है कि मांग जो है झारखंड का उठने लगा, और उतना जब लंबे समय तक, एक लंबे अरसे तक मांग उठा, उसके बाद जो है झारखंड देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना, 28वां राज्य बना। देखिए, ये 28वां राज्य बना, तो इसके पहले भी इसी साल 2 राज्य और बना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य इसके पहले, जैसे 28वां है तो 27वां और 26वां इसी के साथ बना है। तो देखिए, एक है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, वो 1 नवंबर को 2000 में मध्य प्रदेश से कटा था, मध्य प्रदेश से कटा और बना राज्य, ठीक है। ये कितनावां राज्य, 26वां राज्य। और अगर देखा जाए तो 27वां जो राज्य है वो बना था उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है वो कब कटा था, तो ये कटा था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कटा था। किससे, उत्तर प्रदेश से कटा, और ये उत्तर प्रदेश से कट करके और अलग राज्य बना था 27वां मतलब राज्य बना भारत का, और 28वां राज्य झारखंड बना था। और ये किससे कट करके बना था, तो ये बिहार से कट करके बना था। तो इस तरह से अब ये वाला भी भाग बिहार से कट गया, ये भाग जो बिहार से कट गया, अब बिहार यही रह गया, ठीक है। तो जब झारखंड बिहार में था तो इसे दक्षिणी बिहार के नाम से जानते थे, ठीक है, इसको दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात हमको आगे करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ से क्वेश्चन, कि आखिर 15 नवंबर को झारखंड बना, ये 15 नवंबर को झारखंड बना, तो 15 नवंबर को झारखंड बनने के पीछे कितना कहानी चला और किस तरह का स्थिति बना, उसको हम देखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 नवंबर को बना, इसके पहले का कितना इंपॉर्टेंट बात हुआ। सबसे पहले 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक मतलब आया था। ये बिहार राज्य पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन विधेयक 2000। और ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 आया 25 अप्रैल 2000 को, और इसके तहत अलग करने की मांग को दी गई थी स्वीकृति। देखिए 1997 ईस्वी में भी बिहार राज्य से अलग मांग किया गया था झारखंड का, लेकिन क्या हुआ ना कि ठुकरा दिया था। बिहार विधानसभा है, वो ठुकरा दिया कि हम कदापि नहीं होने देंगे ऐसा कंडीशन। और इसीलिए देखेंगे तो 1991 में लालू यादव जो है दिल्ली से बोले थे कि झारखंड जो है हमारे लाशों से होकर बनेगा, मेरे लाशों के ऊपर से बनेगा। तो मतलब झारखंड नहीं बनने देंगे, बिहार को कटने नहीं देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा है झारखंड। बिहार के पास तो कुछ है नहीं बालू के सिवा। तो कभी नहीं चाहता था बिहार वाला लोग कि झारखंड हमारे से अलग हो जाए, ये कभी नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ के जो कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जो चाहते थे कि जनजातियों के आधार पर एक ट्राइबल राज्य बने, जिस तरह से उड़ीसा बन गया है, तो भाई हम कहाँ छोड़ेंगे थोड़ी, उड़ीसा अगर बन गया तो हमको भी दो अलग, ठीक है। तो ऐसा मांग किया गया, तो नहीं जब स्वीकार किया गया, तो बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आया, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार ने कहा कि देखिए बिहार बिहार देखो, इसको अगर नहीं अलग करते हो, मांग बहुत दिनों से चल रहा है, अगर नहीं अलग करते हो तो भाई हम संसद में काट पीट करके अलग कर देंगे, जहाँ से मन होगा उधर से हम काट करके निकाल देंगे। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो कुल मिला के कहे कि आप अगर नहीं करते हो तो हम ये काम कर देंगे। अब अगर केंद्र को करने का मन रहता तो पता चलता जिधर में तिधर काट देती बिहार को और मिला देती झारखंड में, पता चलता कि बोध गया बिहार में आ गया, झारखंड में आ गया, गया का औरंगाबाद का कुछ बिहार से जो था वो झारखंड में आ गया, तो इस तरह हो जाता। तो बिहार विधानसभा ने कहा कि नहीं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कहा है तो संसद के पास ये पावर है कि किसी भी राज्य को काट सकती है, किसी के राज्य को जोड़ सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब शक्ति है राज्य के मतलब लोकसभा मतलब संसद के पास। लोकसभा क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मिलकर बनता है संसद। तो इसके पास पावर है, संसद के पास ऐसा पावर है। आर्टिकल 3 में ऐसा लिखा गया है, आर्टिकल 3 में ऐसा लिखा गया है कि राज्य के पास इतना पावर है कि वो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका क्षेत्र बदल सकती है, उसका क्षेत्र किसी और में मिला सकती है, ये लिखा हुआ है। तो अगर इसकी प्रस्तुति करते हैं, अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं से भी काट करके झारखंड बना देगा। तो ये बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये विधेयक जो है 29वां नंबर का था, तो कानून संख्या लिखता है 29, ठीक है, 29वां नंबर का था बिहार राज्य पुनर्गठन। इसके पहले 28 हो चुका था। अगर देखेंगे तो एक छत्तीसगढ़ बना था, तो एक तो वही हो गया छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा बना था। ये कब बना था, तो 1936 में, तो वो एक हो चुका था। इसी तरह से 28 और हुआ होगा, तो ये 29वां कुल मिलाकर था। तो इसने कहा कि ठीक है, हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो बिहार विधानसभा ने सबसे पहली बार जो है वो कब स्वीकार किया, तो यहाँ 25 जो है वो अप्रैल को स्वीकार किया। अब इसके बाद लोकसभा को भेजा गया। तो लोकसभा में तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे, तो लोकसभा में उन्होंने 2 अगस्त, ठीक है, अगस्त 2000 ईस्वी को, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मतलब इनका जो है लोकसभा जो है, लोकसभा जो है इसको पास कर दी यहाँ पे कि ये राज्य बनेगा, झारखंड बनेगा, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा जो है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा जो है वो इसको पास कर देती है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जो है पास कर देती है। ये भी कहती है कि ठीक है, झारखंड मांग के आधार पर, जनजातियों के ट्राइबल एरिया के आधार पर बनना चाहिए। तो इसने भी अपनी स्वीकृति दे दी। अब ये गया राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो है फाइनल इसमें सिग्नेचर जो है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को कर दिए। राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ और 28वां राज्य बन गया। राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायणन, ठीक है, के.आर. नारायणन।
के आर नारायणन को पता नहीं मन था कि नहीं यहाँ पे इनको सिग्नेचर करने का। आपको पता है कि 14 दिन के अंदर में सिग्नेचर हो जाता है, अगर नहीं राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तो खुदे मान लिया जाता है कि वो पास हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 11 को मतलब यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया राज्यसभा, उसके बाद भेजा 25 को सिग्नेचर करते हैं के आर नारायणन। तो के आर नारायणन देखिए यहाँ 14 दिन लगा दिए, मतलब लास्ट दिन लगता है सिग्नेचर किए, ऐसा मानना है हम। हो सकता है कि वो रखे रहेंगे या तो राज्यसभा कुछ दिन तक और रख ली होगी तो बाद में भेजी होगी, हो सकता है, लेकिन 14 लास्ट दिन में एकदम 14वां दिन सिग्नेचर किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर झारखंड राज्य का पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरा हो गया, तब जाकर झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा कि कानून संख्या कितना था, 29। बिहार विधानसभा पुनर्गठन विधेयक 25 अप्रैल 2000 ईस्वी। लोकसभा कब पास किया, तो यहाँ पे 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। राज्यसभा कब पास किया, तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। और यहाँ पर राष्ट्रपति फाइनल सिग्नेचर कब किए, तो ये 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। इस तरह से झारखंड बना। अब यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जब झारखंड गठन हुआ उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी। ये राबड़ी देवी वही लालू यादव की मतलब पत्नी, लालू यादव की पत्नी थी, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ये थे। और एक यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये 2 हो गया, और राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति कौन थे, तो वही के आर नारायणन। ये थे 3 आदमी, बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मतलब राष्ट्रपति के आर नारायणन। इस समय झारखंड का गठन हुआ। इतना सारा बात आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है अब झारखंड का निर्माण कर चुके हैं। तो भाई अब बात यहाँ आता है कि जब झारखंड का निर्माण हो गया, तो जब एक भाग से 2 भाग में अगर टूटेगा ज़मीन तो उसका हिस्सा दोनों भाई को मिलता है, तो इसका भी हिस्सा यहाँ पे कुछ होगा, ज़मीन मिलेगा, जनसंख्या मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा जाकर करंट अफेयर भी देखिएगा, करंट अफेयर और कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत हिट क्वेश्चन है वो। पूरा अगर देखेंगे तो 5-5 साल लोग जो पढ़ लेता है उसको भी कंफ्यूज होता है वहाँ पे एग्जाम में कि ये क्या ऑप्शन होगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो सीरीज दिए हैं बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत देखा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा उसको जा करके। और एक करंट अफेयर का 6 घंटा 40 मिनट का हम वीडियो दिए हैं और वो बहुत अच्छा है और एकदम उसको भी बहुत प्यार अच्छा लोग दे रहा है। इसके लिए धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं। हमको नहीं लगा था कि इतना आप लोग का प्यार मिलेगा, ठीक है। और कंफ्यूजन वाला सीरीज़ को भी बहुत अच्छा प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो जाकर अगर नहीं जो देखे होंगे एक बार जाकर देखिएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया गया ना जो ज़्यादातर आपको फंसाता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और बहुत सारा वीडियो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाया गया, मास्टर वीडियो। वो JPSC में मेंस इंटरव्यू सब दिया हुआ लोगों ने भी मेहनत किया है वहाँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर देखते नहीं है तो क्या कर सकते हैं। उसमें एक बार उसको देखिए, उसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट में मिलेगा। झारखंड दर्शन आप देखिएगा तो उसमें सारा कुछ ऐसा पढ़ाया गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वहीं से पूछेगा। एक बात और कहते हैं आप लोग से, हमको थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कि जैसे हम करंट अफेयर चाह रहे हैं कि मॉर्निंग में रोज़ रैपिड रिवीजन 5-6 करंट अफेयर रोज़ रहेगा और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स झारखंड का सब ऐड करके बताया जाए, जिससे करंट अफेयर के साथ साथ जनरल स्टडी और उसके बाद ये करंट अफेयर का दोनों का सुफरा साफ हो जाए। अगर आप चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना तो देखने में ठीक लगता, देखने में नहीं ठीक लगता इसीलिए कि 2-4 हज़ार लोग हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे इसीलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बट गया तो ज़मीन बटेगा, जगह बटेगा, तो ज़मीन और जगह बांट लेते हैं। तो इस तरह से झारखंड का निर्माण
हो जाएगा। क्या? झारखंड का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए बिहार जो था ना, बिहार से कौन बना? तो बिहार से झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना तो झारखंड को दो चीज़ मिला, दो चीज़ बिहार से मिला। तो दो चीज़ में बिहार से मिला तो उसमें से एक मिला जनसंख्या, जनसंख्या और एक मिला क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये याद रखिएगा जनसंख्या कितना मिला? तो 25%, जितना बिहार की जनसंख्या उसका मात्र 25% जनसंख्या झारखंड को मिला इधर। ठीक है, और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्षेत्रफल कितना मिला? तो 45.8%, 45.8% एग्जैक्ट, कहीं कहीं 46 भी मिल जाएगा, लेकिन 45.8% क्षेत्रफल यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आधा क्षेत्रफल बिहार दे दिया, जनसंख्या मात्र 25% दिया। इसीलिए बिहार के पास देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो पूरा भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा है। 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में रहता है। बेचारा के पास क्षेत्रफल कम हो गया, मैदानी एरिया था तो घनी आबादी, डेंस आबादी रह गई, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व तो ठीक ठाक है, इसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग बताएंगे, वैसे तो 414 है, लेकिन पूछते अभी भुला गए, नहीं तो क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो इस तरह से जो है झारखंड का गठन हुआ और इस तरह से झारखंड जो है अस्तित्व में आया और राज्य का निर्माण हो गया। और राज्य के हिस्से में क्या पड़ा वो तो आप देख ही सकते। तो ये स्थिति रहा झारखंड गठन, मतलब हुआ बिहार से अलग हो करके। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कीजिएगा। चैनल जैसे जितना सब्सक्राइब करेगा तो वो अलग अलग वीडियो में अलग अलग दिखाता है। अगर इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस दिखेगा कि नहीं, इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस आ रहा है सब कुछ का, लाइक बहुत अच्छा था, अगर कमेंट बहुत अच्छा है और सब्सक्राइब बहुत अच्छा लोगों ने किया है, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पूरा झारखंड के साथ जनरल स्टडी सब कुछ खत्म करेंगे। बस थोड़ा आप लोग सहयोग दीजिए, आप लोग अगर साथ देंगे ना तो फिर तो कोई और बात होगी। ठीक है, पूरा धरा साथ दे तो कोई और बात है। चलने को तो चलती है दुनिया एक पैर पर, लेकिन पूरा आप सब का प्यार हो तो कोई और बात है। ठीक है, तो चलिए फिर से मतलब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।